सच सच बताना दोस्त, क्या तुम खुद को एक ताकतवर इंसान समझते हो? जब तुम अपने बारे में सोचते हो, जब तुम अपने बारे में सेल्फ इमेज क्रिएट करते हो, तो क्या तुम्हें एक पावरफुल इंसान की इमेज दिखती है? जब क्लास में तुम बैठे रहते हो और रीडिंग टाइम होता है और मैम तुम्हें पिक करती है कुछ भी रीड करने के लिए और तुम उठते हो, तो क्या तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है रीड करने का, या फिर तुम कॉन्फिडेंस लेस रहते हो? जब तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो क्या तुम अपने दोस्त को बोलते हो कि वो प्रेजेंटेशन दे दे और तुम बस साइड में खड़े रहते हो? अगर ये सब चीजें हैं, अगर तुम्हें पावरलेसनेस फील होती है, अगर तुम्हें ये फील होता है कि तुम अपने लाइफ में इनफ नहीं कर रहे हो, तो अपने लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जो कि ताकतवर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं भी तुम्हारी तरह ही था, एक इंट्रोवर्टेड इंसान, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है फ्रॉम प्रेजेंटेशंस, फ्रॉम स्पीकिंग अप टू बीइंग सोशली एक्टिव। और तुम्हारा ऐसा होने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर खुद को लेके ही कोई बिलीव नहीं है, तुम्हारे अंदर खुद को लेके ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम ये सोच पाओ कि मैं किसी चीज में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, या मैं किसी चीज में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम्हारे पास ये सारी फीलिंग्स नहीं है, ये सारी इमोशंस ही नहीं है। इसलिए जब भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आती है, तुम पावरलेस फील करते हो, तुम दूसरों से इन्फीरियर फील करते हो, और ये हम सबके साथ होता है। इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक फिलोसफी को अपने साथ जोड़ना, जिसको मैं द स्वॉर्ड फोर्ज इन फिलोसफी कहता हूँ। मुझे पता नहीं इसका नाम असल में क्या है, पर अगर तुमने फोर्ज इन फायर शो देखा होगा जो हिस्ट्री टीवी 18 पे आता था, जिसमें तलवारें बनाई जाती थी, अगर तुम्हें ये शो थोड़ा बहुत भी याद है, तो तुम्हें ये फिलोसफी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर वो शो तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो उसमें दिखाया जाता था कि एक सोर्ड को कैसे फोर्ज किया जाता है, एक नाइफ को कैसे फोर्ज किया जाता है, एक धारदार, एक बहुत ज्यादा शार्प प्लेट कैसे बनाया जाता है, एक स्वॉर्ड कैसे बनाई जाती है जो कि आने वाले सारे टेस्ट में पास हो जाए। उस शो में यही सब दिखाया जाता था, और वही फिलोसफी तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करनी है। लाइफ में एक फिलोसफी को जोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट द फिलोसफी यू लूज द मीनिंग इन लाइफ, विदाउट एनी फिलोसफी यू कैन नॉट लिव योर लाइफ। तो इसलिए तुम्हें ये फिलोसफी को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये फिलोसफी को समझने के लिए तुम्हें खुद को, अपने आप को एक आयरन का टुकड़ा समझना होगा, एक आयरन का पीस समझना होगा, जो कि अभी किसी काम का नहीं है, वो बस एक रस्टी आयरन का टुकड़ा है। अब अगर तुम थोड़े बहुत भी अवेयर होगे कि स्वॉर्ड कैसे बनाई जाती है, तो इस आयरन के टुकड़े को सबसे पहले एक फर्नेस में डाला जाता है, उसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा लाल किया जाता है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है फर्नेस से, फिर उसके ऊपर हथौड़े बरसाए जाते हैं, उसको हैमर किया जाता है एक शेप में लाने के लिए। फिर जब उस शेप में आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर से फर्नेस में डालते हैं, फिर से बाहर निकालते हैं, फिर से हैमर करते हैं, फिर से उसको कूल डाउन करते हैं, फिर से उसको फर्नेस में डालते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक वो एक सोर्ड की शेप ना ले ले, जब तक वो एक सोर्ड ना बन जाए जो कि हर टेस्ट पे पास हो जाए। तुम्हें भी अपनी लाइफ में यही इमेजिन करना है, तुम्हें खुद को उस आयरन के पीस की तरह इमेजिन करना है जो कि तुम अभी हो। तुम्हारा भी करंट सेल्फ कैसा है? एक ऐसा इंसान जो कि स्वॉर्ड बनने की कैपेसिटी रखता है, ह्यूमन मेल बनने की कैपेसिटी रखता है, बट वो अभी सिर्फ एक आयरन का पीस है। तो उसको अगर एक स्वॉर्ड बनाना है, एक धारदार तलवार बनानी है जो कि किसी भी ओपोनेंट को चीर के रख दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको फर्नेस में डालना पड़ेगा, उसको बाहर निकाल के हैमरिंग करनी पड़ेगी उसकी, और ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा जब तक वो स्वॉर्ड ना बन जाए। यही चीज तुम्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी, और यही फिलोसफी मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के तौर पर प्रस्तुत करने वाला हूँ, ताकि तुम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको, जिसकी वजह से तुम एक धारदार तलवार बन सको। सो इस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क का स्टेप नंबर 1 है पुट योरसेल्फ इनटू अ फर्नेस। तुम्हें अपनी लाइफ में एक डिफिकल्टी लेके आनी है, जैसे कि एक आयरन के पीस को सबसे पहले फर्नेस में डालना पड़ता है ताकि उसका थोड़ा बहुत शेप चेंज हो, वैसे ही तुम्हें अपने आप को डिफिकल्टी में डालना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को एक ऐसी डिफिकल्टी में डालना पड़ेगा जिसको तुम अभी बेयर कर सको। तुम्हारी अभी लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चल रही होगी, तो तुम्हें अपने आप को उस कंफर्ट जोन से पुश करना है। बट माइंड यू, सिर्फ एक ऐसी चीज चुनना जो कि तुम अभी कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि मैं सोच सकता हूँ कि मुझे जेईई क्रैक करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मेरा जो मंकी ब्रेन है वो पता है क्या सोचेगा? उसके अंदर इतनी ज़्यादा ईगो है कि वो ये सोचेगा कि मैं आज ही से 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने शुरू कर दूंगा। और जब मैं ये करूंगा, जब मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दूंगा और मैंने इसके पहले 1 घंटा भी बैठ के पढ़ाई नहीं की है, तो मैं बर्न आउट कर जाऊंगा। मेरे जो आयरन का जो पीस है वही टूट जाएगा, तो फिर स्वॉर्ड कैसे बनेगी? तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है कि तुम किस चीज़ में अपने आप को डाल रहे हो। अब मुझे जैसे जेईई क्रैक करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करने की जरूरत है? मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है। पर मैं आज से 8 घंटे नहीं बैठूंगा, आज सिर्फ 5 मिनट बैठूंगा, मैं आज सिर्फ 10 मिनट बैठूंगा। अब ये क्यों है, इसका जवाब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में जैसे जैसे खोलते जाऊंगा, वैसे वैसे तुम समझते जाओगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। द सेकंड स्टेप ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज द हैमरिंग। तुम्हें अपने आप को अब हथौड़े बरसाना शुरू करना है। अब तुमने खुद को फर्नेस पर डाल दिया है, बट वो फर्नेस से जब तुम वो आयरन पीस को बाहर निकालोगे, तुम देखोगे वो बहुत ज्यादा शेप लेस है। तो अब तुम्हें उसको शेप में लेके आना है। तो वो तुम कैसे करोगे? खुद के ऊपर हथौड़े बरसा के कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट थिंग्स, कंसिस्टेंट एक्शंस तुम्हें लेने पड़ेंगे। तो अब तुम्हें मान के चलो जेईई क्रैक करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेसिक काम क्या है? रोज पढ़ना। तो तुम्हें रोज पढ़ना चालू करना। अब तुमने पिछले स्टेप में 5 मिनट पढ़ना चालू किया था, तो अब तुम उसको कंटिन्यू करो, अब तुम उसको आगे लेके जाओ। तुम्हें रोज 5 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, ये तुम्हारा गोल रहना ही चाहिए। अब देखो, तुम 2 तरीके की हैमरिंग कर सकते हो, 2 तरीके की हैमरिंग कर सकते हो। एक है बैड हैमरिंग और एक है गुड हैमरिंग। बैड हैमरिंग में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो फॉल्स प्रोडक्टिविटी के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें करना कुछ और है, तुम कर कुछ और रहे हो। तुम्हें पढ़ना है
तुम्हें अपने एग्जाम्स को एस करना है, बट तुम कर क्या रहे हो? मेडिटेशन कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? जिम जा रहे हो। ये सब अच्छी चीजें हैं, ये सब बुरी चीजें नहीं है, लेकिन दे आर नॉट नेसेसरी राइट नाउ। तुम्हारा गोल अभी क्या है? अभी तुम्हारा सिर्फ एक गोल है जो कि है इस एग्जाम को एस करना। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी आ जाती हैं, क्योंकि ये स्टेप इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है कि जब तुम बहुत सारी चीजें एक साथ करने का ट्राई करते हो, जब तुम बहुत सारी चीजें एक साथ परस्यू करने का ट्राई करते हो, तो होता ये है कि तुम कोलैप्स कर जाते हो। हमारा माइंड मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बना है। एक चीज को पकड़ो और उसको किल इट, उसके ऊपर मास्टरी लेके आओ, उसको न्यूक कर दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तुम्हें सही हैमरिंग करनी है, तुम्हें गलत हैमरिंग की ओर नहीं जाना है। जो गुड हैमरिंग है वो ये है कि तुम अपने गोल्स को लिखो, तुम्हारे ये गोल्स है, मुझे यही क्रैक करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, और तुम ये देखो कि मुझे डेली एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे उसके लिए, मुझे डेली कौन सा हथौड़ा अपने ऊपर बरसाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तुम्हें अपने आप को एटलीस्ट 3 साल तो लेने पड़ेंगे इस हैमरिंग, इस फोर्जिंग प्रोसेस को लेके। तभी तुम एक स्वॉर्ड बन पाओगे, तभी तुम एक अच्छी सी कटाना बन पाओगे, तभी तुम एक ऐसी स्वॉर्ड बन पाओगे जो ओपोनेंट्स को चीर डाले। तो तुम्हें अपने माइंड में ये ध्यान रखना है कि तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए करने के लिए ईजी हो, जिसको तुम रोज कर सको, और फिर तुम्हें अपने आप के ऊपर हथौड़े बरसाने। एंड आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब जो थर्ड स्टेप है इस फ्रेमवर्क का वो है कूलिंग योरसेल्फ डाउन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। जब भी कोई 70 हार्ड डे का चैलेंज लेता है, या फिर कोई एक ऐसा चैलेंज लेता है जिसमें खुद को घिसना रहता है, ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग गड़बड़ ये कर देते हैं कि वो कूल डाउन टाइम नहीं रखते। इसलिए ये सब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी ग्राइंडिंग की नहीं होती है, और जब तुम नया नया ग्राइंड करना शुरू करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कूल योरसेल्फ डाउन। कूल योरसेल्फ डाउन का मेरा क्या मतलब है? रेस्ट लेना, खुद को ब्रेक देना। तुम्हारा माइंड एक दिन में कुछ समय के लिए ही प्रोडक्टिव हो सकता है, तो तुम्हें अपने माइंड को प्रेशराइज नहीं करना है कि वो 24 घंटे ही प्रोडक्टिव है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल। एक स्पेसिफिक टाइम विंडो होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें तुम प्रोडक्टिव रह सकते हो, इतने घंटे तुम प्रोडक्टिव रह सकते हो, और उतने ही घंटे तुम्हें चाहिए। तुम्हें रोज 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ने की जरूरत है, लेकिन तुम्हें वो रोज करना है। और यही चीज को कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें ब्रेक पीरियड, तुम्हें रेस्ट पीरियड, तुम्हें रीथिंग पीरियड बहुत ज्यादा चाहिए। कूलिंग डाउन में बस तुम्हें रेस्ट नहीं करना है, रेस्ट तो तुम्हें करना ही करना है, पर तुम जो एक्शंस ले रहे हो, तुम जो ये कर्म कर रहे हो, जो तुम ये ग्राइंडिंग कर रहे हो, उसको जर्नलिंग के थ्रू वर्ड्स में लेके आओ। तुम उसके बारे में सोचो, तुम उसके बारे में रीथिंक करो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम लोग कोई काम शुरू करते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि हम लोग पहले ही दिन से कुछ अच्छा काम करना शुरू कर दें, पहले ही दिन अपनी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब तुम एग्जाम को एस करने के बारे में सोच रहे हो, तो फिर इट्स वेरी वेरी सिंपल, तुम्हें सिर्फ रोज पढ़ना है। बट पढ़ना कैसे है? हाउ टू थिंक अबाउट स्टडिंग। मैं किस वे में पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सी साइंटिफिक मेथड्स को अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहा हूँ जिससे मेरा पढ़ना आसान हो रहा है। तो तुम्हें ये सब जो चीज़ है ना, उसके बारे में सोचने के लिए एक कूलिंग डाउन पीरियड चाहिए, और ये पीरियड, ये जो स्टेप है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तुम बर्न आउट कर जाओगे, इसके बिना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएगी, और तुम इसको क्विट कर दोगे। ये फोर्जिंग पीरियड को कंटिन्यू करने के लिए कूलिंग डाउन पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और जो फोर्थ स्टेप है इस फोर्जिंग का, जो कि लास्ट स्टेप भी है, वो है रीहीटिंग। तुम्हें खुद को रीहीट करना पड़ेगा। कूल डाउन इफेक्ट हो गया, तुमने खुद के ऊपर हथौड़ी बरसा लिया। अब तुम बहुत समय से 5 मिनट के लिए रोज पढ़ रहे हो, तुमने एक हफ्ता 5 मिनट के लिए रोज पढ़ाई की है। यू आर नाउ बेटर देन योर पास्ट वर्जन, जो कि एक वीक पहले था, तुम उससे अब बेटर हो। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस 5 मिनट और ज़्यादा पढ़ना है। अब देखो, जैसे ही तुमने 5 मिनट पढ़ना रोज रोज शुरू कर दिया है, तुमने खुद को हैमर किया है, इतना ज़्यादा खुद को फर्नेस में डाला है, और ये जो भी चीज़ें की हैं, इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि तुम पढ़ सकते हो। यस, यू कैन डू इट। तो तुम्हें अब उसको 5 मिनट बढ़ाना है, और 5 मिनट बढ़ाने से ये होगा कि देखो, अब तुम इसको 1 घंटा ले जा सकते हो, लेकिन उससे तुम बर्नआउट हो जाओगे बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि तुम्हारी मसल नहीं बनी होती। जिम का एग्जांपल लेते हैं। जिम में क्या होता है? जिम में तुम शुरुआत से ही 100 किलो की बेंच प्रेस नहीं मार सकते। तुम्हें शुरुआत में 20 किलो की बारबेल को ही पुश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें तुम 2.5 किलो की प्लेट डालोगे, फिर उसके बाद उसको 5 किलो होगी, फिर वो 10 किलो होगी, फिर वो 20 किलो होगी। ऐसे ही प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते करते तुम 100 केजी की बेंच प्रेस मार पाओगे। तो यही चीज़ तुम्हें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी है, यही चीज़ तुम्हें इस फोर्जिंग पीरियड में भी अप्लाई करना है। तुम्हें करना क्या है कि बस 5 मिनट बढ़ा दो, 5 मिनट बढ़ाते जाओ, 5 मिनट रोज बढ़ाते जाओ, और तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा जो पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ पर जेई का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि वही मेरे दिमाग में आ रहा है, पर तुम इसको किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें रीहीट हो गया अब ये, अब तुमने 5 मिनट पढ़ना चालू कर दिया। अब तुम्हें खुद को फिर से हैमर करना है, फिर से तुम्हें देखना है कि तुम्हें 10 मिनट रोज पढ़ने के लिए क्या करने की जरूरत है, फिर तुम्हें उसको डिसिप्लिन की तरह फॉलो करना है, फिर तुम्हें अपने आप को ब्रेक देना है, फिर से रीहीट करना है, और ये प्रोसेस को तुम्हें सालों साल कंटिन्यू करना है। अब देखो, हर किसी के लिए फोर्जिंग पीरियड अलग अलग होगा। किसी के लिए 2 साल हो सकता है, किसी के लिए 6 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 5 साल भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स
पर्सन टू पर्सन तुम्हें अपनी लाइफ में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फोर्जिंग पीरियड तुम्हें कब तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये तुम्हें एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही करना है। क्योंकि लाइफ में सिर्फ काम काम नहीं होता, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक्सप्लोर करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें डन करनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है। एंड यू कैन नॉट डू इट अगर तुम हर बारी हमेशा के लिए ही तुम खुद को बस फोर्जिंग पीरियड में ही रख रहे हो। ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए करना है ताकि तुम एक कटाना बन पाओ, एक सोड बन पाओ, तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ बिलीफ आ जाए कि तुम खुद के ऊपर इतना विश्वास करने लग जाओ कि जब तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम उसको ग्रैब कर सको, तुम डरो नहीं। ये मेरे साथ भी होता है। मैं जब जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो कभी कभार मुझे इतना ज़्यादा फियर होता है कि मैं इसके लिए गुड इनफ नहीं हूँ, इसलिए मैं अप्लाई ही नहीं करता था। एंड ये फियर को मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से ओवरकम किया है, और इस चीज़ को ओवरकम करने में इस फोर्जिंग पीरियड ने मेरे बहुत ज़्यादा मदद किया है। अब मुझे पता है कि मेरी औकात क्या है, अब मुझे पता है कि मेरी वर्थ क्या है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। इससे एक बहुत अच्छा सेल्फ बिलीफ आता है, एक बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे रहता है। तुम्हें अपनी औकात पता चलती है तो तुम ज़्यादा हवा भी नहीं उड़ते, पर तुम ज़मीन में भी नहीं रहते। तुम एक मिडिल ग्राउंड पे आते हो जहाँ पर तुम्हें रहना जरूरी है। आई होप कि इस फिलॉसफी से तुम कुछ सीखोगे, तुम इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करोगे। अगर इस फ्रेमवर्क को लेकर तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा चीज़ है जो तुम्हें समझ में नहीं आई, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। नीचे में लिंक दी होगी यूबर मिल कम्युनिटी की, तुम हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। वो बस एक फ्री का गूगल फॉर्म है। मैं एक ऐसी मेल्स की टीम बना रहा हूँ, एवेंजर्स इकट्ठा कर रहा हूँ, जो कि रैशनल थिंकर्स हों, जो कि मेरे साथ अलाइन करते हो आइडियोलॉजिकली, ताकि मैं अपनी फिलोसफीज़ को और अच्छे से मैच्योर कर सकूँ, मुझे और नए सारे आइडियाज़ मिलते हैं। तो या दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप तुमने ये फिलोसफी को अच्छे से समझी हो, एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू।